हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आप भी जानते हैं कि आज के विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए हम इस सेशन की यहाँ से विशेषतः बात करते हैं और देखते हैं उन सारे पर्यायों का आधार जो हमारे परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं विषय संकल्पना राज्य स्पेशल परीक्षाओं में राज्य के संबंध में जो प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है उस परीक्षक के द्वारा कि आप अपने राज्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, कुछ आधारभूत जानकारी रखते हैं और उसी के ऊपर आधारित करते हुए यह पूरा क्लास आपको देखे मिलता है। चलेगा, आज के संकल्पना की शुरुआत यहीं से करेंगे इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है। आज के क्रम की शुरुआत करते हैं एक एक बिंदुओं के साथ, लेकिन आज के क्रम की शुरुआत इसी मोटिवेशन कोड के साथ। कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि देखिएगा, समझिएगा कि आपकी सफलता और असफलता केवल और केवल आपके हाथों में ही है। और यह बिल्कुल सत्य बात है कि आपकी सफलता हो या फिर आपकी असफलता हो, आपकी सफलता हो या फिर आपकी असफलता हो, दोनों ध्यान रखिएगा ये आपके हाथों में है। क्योंकि आप अगर चाह लेते हैं तो सफलता को अपनी दासी बना लेते हैं और आप ही अगर चाहते हैं तो वही सफलता आपके हाथों से कोसों दूर चली जाती है। तो इसी कारण से उस पर्याय को सदैव ध्यान रखिए कि सफलता और असफलता ये दोनों पर्याय आपके हाथों में है। प्राप्त किसे करना है उसके आधार को आप व्यवस्थित करते हुए अपने मन चित्त को एकाग्रचित करिए, तभी आप क्या करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्रम की अगर बात करते हैं तो आज के पहले प्रश्न से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, बाकी संदर्भों के बारे में चर्चा करते हुए कि उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का जो एक संदर्भ है वह हमें बेसिक देखने को मिलता है। रजनीश तिवारी, गुड इवनिंग। के स्टडी आरओ के लिए, बिल्कुल ये क्लास आरओ के लिए है, लेकिन बाकी 9 बजे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की विधिवत क्लास होती है। और हम बार बार करें कि आज रात का 9 बजे वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए भी, जो आरओ की तैयारी करते हैं, जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आज हम थ्योरी के माध्यम से कुछ विशेष संकल्पनाओं की आधारभूत जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। ठीक है, अंकिता सिंह, अक्षय यादव बलिया से बहुत सारी अच्छी संकल्पनाओं के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। तो इतना जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिए जिन तक ये क्लास अभी तक नहीं पहुंची है। क्रम की अगर बात करें तो यहां पर हम किसके बारे में बात करें, जनगणना के अनुसार। आज जनगणना की बात की जाए तो जनगणना का क्रम हमारे यहां पर साक्षरता को लेकर के। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा हमारी जनगणना कितनी है। तो आज हमारी यूपी की जनगणना की जब बात की जाए तो 19,98,12,341। ये क्या है, ये हमारी यूपी की क्या हो जाती है, खास करके आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर आज यूपी की कुल जनसंख्या मानी जा सकती है। और इस यूपी की कुल जनसंख्या का आधार अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्थित करें तो यूपी की कुल जनसंख्या में खासा आप भी जानते हैं कि हमारी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या में कितनी हिस्सेदारी रखती है। तो देश की कुल जनसंख्या में यह वैल्यू रखती है आपके 16.51%। कितना? 16.51% की जब बात की जाए तो यह वैल्यू रख करके आज हमारी यूपी क्या करती है, खास करके जनसंख्या के मामले में पहला स्थान भी रखती है। तो अगर राज्यों की कैटेगरी की बात की जाए तो राज्यों में हमारी यूपी का स्थान कौन सा है, तो राज्यों के अंतर्गत अलग अलग राज्यों के परिप्रेक्ष्य में हमारी यूपी का स्थान पहला आपको दिख मिलता है। तो इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसके आधार पर यूपी की जनसंख्या क्या होती है, देश की कुल जनसंख्या में 16.51% वैल्यू रखती है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में पहला इसका स्थान होता है। अब बात आती है कि हमारी यूपी में 2011 की जब हम गणना की बात करते हैं तो उसके अनुसार साक्षरता क्या है, अर्थात पढ़ाई लिखाई का एक स्तर क्या है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में आप सदैव जानते हैं हमारी यूपी में जो औसत साक्षरता है वह कितनी है, वह 67% आपको दिख मिलता है। और इस 67% के परिप्रेक्ष्य में आपने सदैव सुना होगा गौतम बुद्ध नगर जिले में क्या है, आपकी सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई का एक स्तर आपको दिख मिलता है। जबकि अगर यहीं पे बात की जाए तो न्यूनतम का नाम ध्यान रखिएगा, सबसे कम पढ़ा लिखा लोकेशन जो है वह किस रूप में जाना जाता है, तो आपके श्रावस्ती के रूप में जाना जाता है। तो हमारी यूपी में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में क्या होता है, खास करके आपके पढ़ाई लिखाई का स्तर है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो ये आपके श्रावस्ती से संबंधित है। बाकी यही बिंदुओं की बात की जाए तो यहां पर एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, फिर इसी पढ़ाई लिखाई में बात आती है पुरुष पढ़ाई लिखाई।
तो पुरुष पढ़ाई लिखाई कितना है, तो खासा ध्यान रखिएगा हमारे यूपी के पुरुष जो पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या है 77%। पुरुष सबसे ज्यादा कहां पे पढ़े लिखे हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े हैं। और सबसे कम कहां पे पढ़े लिखे हैं, तो सबसे कम आपके पढ़े लिखे हैं श्रावस्ती के अंदर। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा जब हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है और पुरुष साक्षरता सबसे कम जो है वो आपके श्रावस्ती में है। अच्छा, अब यहीं पर एक बिंदु और रिलेट करिएगा, जैसे हमने पुरुष की बात की उसी तरीके से हमारे यहां पर महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता इसी में 10 माइनस कर दीजिए, कितना 57%। 57% आज हमारी यूपी में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो कहां पर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो खासा ध्यान रखिएगा कानपुर नगर की जब बात की जाए तो कानपुर नगर में सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। और कानपुर नगर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा श्रावस्ती। आज श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं। क्योंकि श्रावस्ती का नाम आप कई बार देखे, यहां पर भी आपने देखा, यहां पर भी आपने देखा और यहां पर भी देखा, अर्थात न्यूनतम के मामले में श्रावस्ती सदैव है। तो इसी कारण से हमारी यूपी सरकार के द्वारा क्या बोला गया, यूपी सीएम की जब बात की जाए तो यहां पे अभी हाल फिलहाल में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करी गई। तो स्कूल चलो अभियान खासा ध्यान रखिएगा ये कहां से शुरू किया गया, तो स्कूल चलो अभियान कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे बच्चे घरों पे बैठ गए, तो स्कूल चलो अभियान 2.0 वर्जन की शुरुआत कहां से की गई, यह आपके श्रावस्ती से किया गया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न के रूप में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। राम दसावली कह रहे हैं पीडीएफ कहां पे मिलती है, तो पीडीएफ के लिए आपको कई बार बता रखा है, ये टेलीग्राम ग्रुप आप देखिएगा, इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, संजय जी, शोभित यादव शाहजहांपुर, बहुत अच्छी बात है आप लोग जुड़े हैं, जीएस वर्ड भी। चलिए आगे के प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर हमें देखने को मिलती है, पुरुष साक्षरता दर हमें देखने को मिलती है। देखिए साक्षरता के बारे में अब उसी का जवाब आपका यहां पे शामिल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे यहां पर पुरुष की साक्षरता कितनी है, 77% है। तो बिंदु के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर कौन सा ऑप्शन इसके लगभग क्लोज में आ रहा है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि 59, 67, 60 ये तो कोई क्लोज नहीं है, 77 के करीब अगर हम पुरुष की बात करें, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे यूपी में पुरुष साक्षरता औसतन कितनी है, 77% है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 79% हमारे यहाँ पे क्या है, पुरुष साक्षरता थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती है। जहां पे सबसे ज्यादा अभी हमने देखा कि गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा, और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में क्या होता है, सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे आपके हो जाते हैं। वैसे साक्षरता के आधार पर अगर देखा जाए तो एक राज्य आपने सदैव सुना होगा, केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य आज क्या है, केरल राज्य की जब बात की जाए तो संकलन के रूप में ध्यान रखिएगा, केरल राज्य देश का सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा साक्षर राज्य माना जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पर साक्षरता की जब बात की जाए तो किसको हम लोग साक्षर मानते हैं, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है, खास करके 7 वर्ष से ऊपर है, हमारे यहाँ का कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा जो 7 वर्ष से ऊपर की अवस्था धारित करता है और वह अपनी मातृभाषा में क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा में वह लिख सकता है या फिर अपनी मातृभाषा में वह पढ़ सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर कह लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर साक्षरता का जो एक मानक है वो खास करके 7 वर्ष के बच्चे के लिए माना जाता है कि कोई भी 7 वर्ष का व्यक्ति, 7 वर्ष का बच्चा जो अपनी मातृभाषा में लिख सकता है या पढ़ सकता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, साक्षर मान लेते हैं। वैसे साक्षरता के लिए हमारे यहाँ पर सरकार ने कई सारे अभियान भी चला रखे हैं, जैसे आपने सुना होगा किसके रूप में, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अलावा आपने पौड़ शिक्षा अभियान के बारे में भी सुना होगा। यह सरकार के द्वारा ही क्या किया गया है, खास करके पढ़ाई लिखाई के स्तर को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया है। वैसे हमारे यहाँ पर आप जानते भी हैं संविधान का अनुच्छेद 21 का, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, खासा आप भी जानते हैं, बच्चों के लिए आपने कई बार सुना होगा 6 से 14 वर्ष के जो हमारे बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा का अधिकार देते हैं। और शिक्षा का अधिकार, इसको खास करके आपने सुना भी होगा, इसके अंदर क्या होता है कि गार्जियन का मूल दायित्व होता है कि वह अपने बच्चे को क्या करेगा, अपने बच्चों के परिप्रेक्ष्य में निःशुल्क शिक्षा उनको उपलब्ध कराएगा। इसी क्रम की अगर बात की जाए तो आपने सुना भी होगा खास करके 86वां संविधान संशोधन, जिसके अनुसार सन 2002 में क्या किया गया, आप भी जानते हैं, चूंकि हमारे यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, और डीपीएसपी के अलावा अगर देखा जाए तो एक आपने नाम और सुना होगा, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसी तरीके से हमारे खास करके व्यक्तियों के मूल कर्तव्य हैं
और मूल कर्तव्य की जब बात की जाए तो मूल कर्तव्य को आप भी जानते हैं कि ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर क्या किया गया था, ऐड किया गया था, लेकिन कुल मिला के इसमें 10 बिंदु आपके ऐड थे। लेकिन 2002 में 86वें नंबर का एक संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और वो था अपने बच्चों के लिए शिक्षा। तो बच्चों के लिए शिक्षा की अगर बात की जाए तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना यह क्या होगा, यह हमारे यहाँ पे गार्जियनों का एक विशेषता क्या होगा, क्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे संदर्भों के साथ आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, और बिंदु की जब बात की जाए तो यह प्रश्न आपको विशेषता दिख मिलता है। अंकिता सिंह, संजय, विवेक वर्मा, कन्नौजिया, विलेजर्स। अच्छा, आपको कितना खोजा, बहुत अच्छी बात है कि अब आपको हम मिल चुके हैं। ठीक है, तो एक काम जरूर करिएगा, फिर से ना ढूंढना पड़े। तो इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि अगर आप इस सेशन में आ चुके हैं, इस क्लास में जुड़ चुके हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको अन्यथा हम कहीं ना मिलेंगे, केवल विशुद्ध रूप से यहीं पर मिलेंगे, खास करके आपकी विभिन्न प्रकार की क्लासेस को लेकर के। ठीक है, तो आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी इस क्लास को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों को भी साझा कर दे, क्योंकि आप जैसे ढूंढ रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग भी ढूंढ रहे हैं, ताकि उनको भी आसानी से पता चले कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। खास करके आप जानते हैं शाम को 6 बजे आपके अभी तो आरओ के लिए विशेषतः एक क्लास चलाई जा रही है यूपी जीके के ऊपर आधारित, और 9 बजे आप शुद्ध तरीके से जानते हैं यूपी जीके वाला जो क्लास होता है वो पूरी तरीके से आपको यहां पर देख मिलता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, कल से हमारी पूरी कोशिश है कि शाम 5 बजे एक आपको क्या मिल जाए, जीके जीएस का डोज मिल जाए। ठीक है, तो शाम को हमारी कोशिश होगी 5 बजे आपको क्या किया जाए, एक जीके जीएस की भी क्लास दी जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं हम अगर आरओ को टारगेट करें तो 140 प्रश्न आपके जीके जीएस के आते हैं, अच्छा खासा भारांक है। और यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो उसमें 38 प्रश्न आपके किसके आते हैं, जीके जीएस के आते हैं। तो उस जीके जीएस के डर को खत्म करने के लिए हम यहां पर चुनिंदा प्रश्नों के साथ आपके साथ यहां पर उपस्थित होंगे शाम के 5 बजे। यहां पर हम बात करें किसको लेकर के, युग्मों को लेकर के। तो युग्मों के अंतर्गत बताइएगा कौन सा बिंदु आपका यहां पर सुमेलित नहीं है। महिला साक्षरता, बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम किस परिप्रेक्ष्य में दिख मिलता है, तो महिला साक्षरता की जब बात की जाए तो यह हमारे जनपद के रूप में देखने को मिल जाता है। नाम होता है कानपुर के रूप में, या फिर आपके लखनऊ के रूप में, गाजियाबाद के रूप में, या फिर आपके इटावा के रूप में। तो क्या नाम यहां से सम्मिलित आपको देख मिलेगा, कौन कौन सा बिंदु आपका सुमेलित नहीं है। आज बिंदुओं की जब बात की जाए तो इसका क्रम हमें जो देख मिलता है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्रम किसके रूप में होगा। तो बेसिक अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, महिला साक्षरता। आज महिला साक्षरता की बात करें तो हमारे यहां पर अभी हमने बताया कि 57% क्या है, महिलाओं की साक्षरता हमारी यूपी में होता है। और महिलाओं की साक्षरता की जब बात की जाए तो महिलाओं की साक्षरता के परिपेक्ष में अभी आपने देखा कि कानपुर का जो नगर है, कानपुर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं आपको दिख मिलती हैं, जबकि सबसे कम कहां पे दिख मिलती है, तो सबसे कम आपकी साक्षरता आपके श्रावस्ती में देखने को मिल जाता है। अब इसी बिंदु को आधारित करते हुए अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि ये जिले के बेस पे आधारित आपका क्वेश्चन है, तो यहां पर हम बताएं तो कानपुर में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहां पे सर्वाधिक साक्षरता है, तो 75% आपकी साक्षरता होती है। रजनीश तिवारी बिल्कुल आपका सत्य जवाब है। इसके अलावा इटावा की जब बात की जाए तो इटावा में 69% साक्षरता है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में भी 71% साक्षरता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो गाजियाबाद नाम का जिला है, जहां पे ये बता रहे हैं कि केवल 60% साक्षरता है, नहीं, यहां पर 60% नहीं बल्कि इससे ज्यादा साक्षरता है। तो इसी कारण से गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद क्या होगा, इसमें सुमेलित नहीं होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे अपेक्षा किए जाते हैं हर एक जिले के ऊपर आधारित करते हुए। हालांकि ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, लेकिन फिर भी आंकड़े की जुबानी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे आपसे कई सारे प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। एक बिंदु आता है, कहा आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये आरओ के मेंस में आपका प्रश्न आया 2010 में, इसको तो जवाब करना बनता है। कहा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष है। कथन क्या है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, पहली बात। और दूसरा कह रहा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की साक्षरता वृद्धि की वृद्धि समगति नहीं रही है। अगर इसकी बात की जाए तो दिए गए कोट का चयन करते हुए आप लोग क्या करिए, इसका आंसर करिए। इसका सही जवाब क्या होगा, बेसिक अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। रजनी तिवारी तुक्का नहीं लग पाता। देखिए तुक्का कब लगता है, तुक्का तब लगता है जब आपके दिमाग में कुछ खजाने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, चीजों को थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर।
अच्छा, अर्चना भारद्वाज जी, बिल्कुल, चलिए आपका स्वागत है। यहाँ पर बात करिए इस प्रश्न के आधार पे, खासा किसकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश परीक्षा को आधारित करते हुए अगर हम बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। अगर इसको हम गेस करें तो बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर साक्षरता जो है, सीधी सी बात, पहले लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा 77 हुआ तो हम घट गए, 52 पे आ गए, 54 पे आ गए, 55 पे आ गए, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे इंस्टेंट रूप में आप कह सकते हो कि हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से कहीं ग्रोथ कर रहा है। ये बात तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो है वो स्थिर तरीके से बढ़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी साक्षरता दर का जो जंप है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा, फिर डाउन हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, नहीं। साक्षरता दर जो है वो हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। फिर यहां पे अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि महिलाओं की साक्षरता दर की जब बात की जाए तो उसमें जो वृद्धि है वह वृद्धि दर खास करके पुरुषों के अनुरूप समगति नहीं है। यह बात भी सत्य है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे यहां पर अगर पुरुष की साक्षरता की बात करें तो पुरुष की साक्षरता कितनी है, करीब करीब 77% है, और हमारे यहां पर महिला की साक्षरता कितनी है, तो यह है 57%। कहां समगति है भाई? सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, करीब करीब 20% का अंतर है महिला और पुरुष साक्षरता में। तो यह बात भी सत्य है कि समान रूप से दोनों साक्षरता नहीं बढ़ रही है, नहीं तो इनका औसत क्या होता है, बराबर होता है। यहां पे तो हम देख पा रहे हैं कि 20% का अंतर है, तो इस कारण से यहां पर वृद्धि में पुरुषों की वृद्धि ज्यादा है, जबकि महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि कम है, समान रूप से नहीं बढ़ रही हैं। इसका मतलब कथन तो दोनों आपके क्या हो गए, सत्य हो गए। लेकिन अब यहां पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर यहां पे महिला और पुरुष साक्षरता की जब बात की जाए तो समान गति से नहीं है। इसका मतलब साक्षरता और समान गति इन दोनों से आपसी कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि दोनों कथन तो सत्य है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन दोनों का आपसी इंडिपेंडेंस है, वो अपने आप में किसी के ऊपर आधारित ना होकर के कह सकते हो स्वतंत्र कथन के रूप में जाने जा सकते हैं। और इसी कारण से ये क्या होगा, बी वाला आपका सही होगा। जहां पे ए भी आपका सही है, बी भी सही है, लेकिन कोई एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, अर्थात यह इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। खासा किसके रूप में कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतर साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या नाम होता है, खास करके उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर की जब बात की जाए तो यह मानक हमें देखने को मिलता है। आज यूपी की साक्षरता की जब बात की जाए तो यूपी में साक्षरता दर हमें बेसिकली देखने को मिलता है। खासा ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा। देखिए, जनगणना की अगर बात की जाए तो जनगणना के बारे में आपने साक्षरता के बारे में सदैव सुना। ये आंकड़े कैसे हमारे प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पहली बार गणना करी गई थी वो कब करी गई थी। पहली गणना की जब हम बात करते हैं तो ये सदैव आपने सुना होगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेओ। मेओ के शासन काल में खास करके सन 1872 में क्या हुआ था, देश की पहली गणना आपकी कराई गई थी। जब हम देश के परिपेक्ष की बात करें तो देश में पहली बार जो गणना कराई गई थी वह कब कराई गई थी, तो वह कराई गई थी आपके मेओ के शासनकाल में। लेकिन मेओ के बाद आप भी जानते हैं 10 साल के अंतराल पे क्या हुआ, आपके सन 1881 में हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष अधिकारी आता है जिसका नाम होता है लिप्पन। और लिप्पन की जब बात की जाए तो लिप्पन के शासन काल से क्या होता है, हमारे यहाँ पर नियमित जनगणना कराई जाती है। और नियमित गणना की जब बात की जाए तो नियमित गणना के आधार पे आप लोग देख पाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि भाई हमें जिसके ऊपर शासन करना है कम से कम उनकी संख्या तो हमें पता हो, उन्हीं संख्या को पता करेंगे तभी उनके ऊपर शासन कर पाएंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में लिप्पन की जब बात की जाए तो उनके आधार पर नियमित गणना हमारी दिख मिलती है। अब इसी गणना की जब बात की जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गणना क्या होती है, 10 साल के अंतराल पे कराई जाती है। कितने साल के, 10 साल की जब बात की जाए तो 10 साल के अंतराल पे यह गणना कराई जाती है। इस चीज को भी खासा ध्यान रखिएगा। आज हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जो 2001 की गणना है वो क्या होती है, वो पिछली गणना है। 2001 के बाद 2011 की जो गणना है वो हमारे यहाँ पर वर्तमान की गणना है। और 2011 के बाद हमारी 2021 की गणना। हालांकि आप कहेंगे 2021 की गणना क्यों नहीं है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2021 के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था, इस टाइम पे कोरोना आ गया था। तो कोरोना आने की दशा में यह जनगणना 2 साल के लिए क्या किया गया था, रोक दिया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये अपने आप में क्या होगा, आने वाले समय में 2023 में इसके आंकड़े आपके सम्मुख आ जाएंगे। अब तो 23 बीत रहा है, मतलब 24 तक इसके आंकड़े आपके सम्मुख आ जाएंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, खास करके 11 जुलाई का दिवस,
ये क्या है? तो ये हमारे यहाँ पर खास आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। किस रूप में? विश्व जनसंख्या दिवस की जब बात की जाए तो उसके रूप में आयोजित किया जाता है। और 11 जुलाई के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर आपने गृह मंत्रालय का नाम सुना होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है जिसका नाम है जनगणना विभाग। तो जनगणना विभाग के माध्यम से ही क्या होता है, सामान्य रूप से जो हमारे यहाँ पर गणना वगैरह होती है इन सबको पूरी तरीके से किया जाता है। तो खासा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक मानक और विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में यहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए। 2011 की गणना, 2011 की गणना की जब बात की जाए तो इसका गणना का मानक ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे एक बात रखी थी, क्या बोला गया था? आवर सेंसस, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर की जब बात की जाए तो ये इसकी टैगलाइन थी। टैगलाइन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज चालू की जाती है ना तो उसका एक नीति वाक्य घोषित किया जाता है। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर मतलब हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसकी टैगलाइन घोषित की गई थी। और आपने कई बार सुना होगा एक महिला के बारे में जो खास करके गणना करने का कार्य करती है, तो उसका नाम था प्रगणक शिक्षिका। क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि गांव देहात में जो जनगणना करने का कार्य होता है वो गांव के स्कूलों के टीचर लोग आते हैं और वो सामान्यतः क्या करते हैं? गणना करने का कार्य करते हैं। तो उसी शिक्षिका को क्या किया गया? गणना करने का काम दिया गया, तो इसी कारण से प्रगणक शिक्षिका इसे नाम दे दिया गया। प्रगणक शिक्षिका, पहले संदर्भों में ध्यान रखिएगा, पुराने समय में क्या होता था? कागजातों का भर भर के इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल की महिलाएं आप भी जानते हैं दिव्य हो चुकी हैं। एंड्रॉइड मोबाइल उनके पास है, वो जब भी पढ़ाने जाती हैं तो वहां भी रील बना लेती हैं, किचन में भी रील बना लेती हैं। तो सरकार ने कहा कि अब आप इस मोबाइल का विशुद्ध रूप से इस्तेमाल करिए और जनगणना में भी इसी मोबाइल का आप प्रयोग करिए। तो यहां पर क्या होगा? अब इस गणना को जहां पहले कागज के ऊपर किया जाता था, अब इसको क्या होगा? मोबाइल के माध्यम से किया जाएगा। और मोबाइल के माध्यम से किया जाने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? अब की बार डिजिटल, क्या कहा गया है? डिजिटल गणना का भी नाम दिया गया है। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा ना, आप भी जानते हैं कि जो आपके एक पेज पर सारे क्वेश्चन लिखे जाते थे तो उसको क्या किया जाता था? भेजा जाता था जिला स्तर पे। जिला स्तर पे उसकी फीडिंग होती थी, फिर वहां पे चेकिंग होती थी, कई बार रीगणना भी हो जाती थी। लेकिन यहां पर क्या होगा? डिजिटल गणना में सीधे एप्लीकेशन से सारे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और वो क्या होगा? गृह मंत्रालय की जो आपकी कोर साइट होगी उसमें डाटा आपके संग्रहित हो जाएंगे। तो इससे आसानी होगा हमें जनगणना के आंकड़े को प्रकाशित करने में, अधिक समय नहीं लगेगा। तो परिपेज के रूप में ध्यान रखिएगा, डिजिटल गणना का भी नाम बेसिक रूप से। बहरहाल हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? आपके उच्चतर साक्षरता वाले जिले के रूप में। तो उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि आज आपका ये जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, इस गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो इसकी साक्षरता दर क्या है? सबसे ज्यादा आपको दिख मिलती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि यूपी की औसत साक्षरता की जब बात की जाए तो यूपी की औसत साक्षरता कितनी है? तो आप भी जानते हैं कि 67% यूपी की औसत साक्षरता है। लेकिन जब सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम आता है औसत साक्षरता के मामले में और पुरुष साक्षरता के मामले में। उसका रीजन भी है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के पास पड़ता है और यहां पे कई सारे बड़े बड़े टॉप लेवल के कॉलेज वगैरह भी उपलब्ध है। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक आपको दिख मिलती है। इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद या फिर आपके बनारस के रूप में किसका नाम यहां से आपको देखने को मिल जाता है? भारत की गणना के अनुसार 2000 की जब बात की जाए तो किस जिले की जनसंख्या जो है वो आज क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आपको देखने को मिल जाती है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या आपको बेसिक देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या का एक जो मानक होता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका संदर्भ हमें बेसिक देखने को मिलता है। आज यूपी के परिपेज की जब बात की जाए तो यूपी के परिपेज में इसका नाम बेसिक आपको देखने को मिलता है। क्या नाम होगा? इलाहाबाद, बरेली, बनारस या फिर आपका गाजियाबाद। तो नाम के रूप में अगर देखा जाए तो नाम से संबंधित इसका क्रम हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर किसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जब हम जनगणना की बात करें और जनगणना के आधार पे कौन सा लोकेशन प्रमुख रूप से। तो देखिए इसमें अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था ना तो एक चीज हम जरूर तुक्का लगा सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि हमारी यूपी की जो औसत साक्षरता है वो 67% है। और औसत साक्षरता के परिप्रेक्ष्य आपने देखा कि जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला, तो गौतम बुद्ध नगर जिला में क्या है? खास करके आप कह सकते हो कि सर्वाधिक साक्षरता है।
हमारे यूपी का जो सर्वाधिक साक्षर नाम का जिला है वो गौतम बुद्ध नगर जिला है। इवन आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो पुरुष साक्षरता भी जो है वो कहाँ से समित है, तो वह भी आपके इसी गौतम बुद्ध नगर जिले से समित है। तो इतना आप गेस कर सकते थे कि जब गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई है, इसका मतलब अगर हम इसके ही आसपास के जिले की बात करें तो वही क्या हो जाएगा, फिर से एक बार सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला होगा। क्योंकि बनारस के बारे में ऐसी कोई संरचना हमें सुनने में नहीं आती है, बरेली इलाहाबाद ये तो ऐसा कोई मानक ही नहीं रखते हैं। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो जिला गाजियाबाद का नाम ध्यान रखिएगा, जो आज यूपी के परिपेक्ष में कह सकते हो कि सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा साक्षर जिला आपको देखने को मिल जाता है। तो साक्षरता के रूप में ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, और गौतम बुद्ध नगर के ही बगल में खास करके जो गाजियाबाद नाम का जिला है ये क्या हो जाता है, ये दूसरे लेवल पे आपके टॉप लेवल का पढ़ा लिखा जिला देखने मिल जाता है। क्लियर। आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जहां पर हम देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता हमारी यूपी में है। न्यूनतम साक्षरता हमारी यूपी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। खास करके यूपी पीसीएस की जब बात की जाए तो 2014 में यह क्वेश्चन आपसे अपेक्षित पूछा गया था, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और हम बार बार कहते हैं कि आप अगर यूट्यूब पे जुड़े हैं तो यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जरूर सर्च करिए @GKGS बाई अमित पांडे, तो आपको ये चैनल मिल जाता है। और इस चैनल को यहां से प्राप्त करने के बाद, अरे वाह 1000 हो गए, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। पहले दिवस में जब हमने शुरू किया था ना तो हमें बहुत डर लग रहा था, ये पता नहीं चीज़ें तो हमने शुरू कर दी है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा, लेकिन एक बड़े मंतव्य, एक बड़े विचार के बाद हमने दुनिया की सारी चीज़ों को लात मारते हुए हमने कहा कुछ नहीं, अब चलेगा तो यही चलेगा, ठीक है। और हमें लगता है कि हमने जिस संकल्पना के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ सारी चीज़ों को समाप्त करते हुए इस जीरो लेवल से इस विषय संकल्पना की शुरुआत की थी, विशेषतः मानिएगा कि बधाई के पात्र आप लोग हैं। क्योंकि शायद आज 1000 लोगों का जो ये विश्वास दिख रहा है ना, ये सही बता रहे हैं, दिल का विश्वास है। हम इसको अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार है आप सबका कि आप लोग इस तरीके से विश्वास बनाए हैं, और ऐसे ही आगामी विश्वास बनाए रखिएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपकी संकल्पनाओं को लेकर के जिस दृढ़ संकल्प के साथ हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं, उसको जरूर हम पूरे निस्वार्थ मन से, पूरे निस्वार्थ भाव से आपके लिए समर्पित करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1000 सब्सक्राइबर हो ही गए, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे बताने वाले थे कि आज रात का 9 बजे का सेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 बजे वाले सेशन में हम थ्योरी के ऊपर मैराथन करने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए, आप भी जानते हैं, ये सेशन जो पूरी तरीके से होता है प्रैक्टिस सेशन के ऊपर आधारित होता है, लेकिन पहली बार आप कह सकते हो कि यूट्यूब के माध्यम से आपके 9 बजे रात से आरओ के लिए और यूपी पुलिस के लिए, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सबके लिए सम्मिलित रूप से एक हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए खास करके मैराथन श्रृंखला साझा करने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट होगा थ्योरी के ऊपर, ठीक है। बाकी यहां पर अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। नाम होता है कि निम्नलिखित में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित साक्षरता अंकित आपको देखने को मिलती है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो मैनपुरी, बदायूं, बहराइच या फिर श्रावस्ती, ठीक है। रजनी तिवारी जी, हाँ अच्छी बात है। चलिए, आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब हमारे अनुज हैं, छोटे भाई बंधु हैं, और आप सबके सफलता के लिए, संबलता के लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात होती है। हम बार बार कहते हैं कि हमने शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन जिस दिन से मजा आने लगा ना, हमें दुनिया की कोई ताकत रोक ना सकती है कि उस पर्याय को हम बंद करके रख पाए। बहरहाल आप भी जानते हैं, जब व्यक्ति बहुत चीजें कहना चाहता ना तो उसके पास शब्द ना होते हैं, और शायद आज वही खुशी हमारे पास भी है। लेकिन एक चीज जरूर याद आ रही है, बहुत अच्छी लाइंस आप सबके बीच में सुनना था कि उस व्यक्ति को कोई गिरा ही कैसे सकता है उस व्यक्ति को कोई कैसे गिरा ही सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। और ये बिल्कुल चरितार्थ लाइन है, सत्य लाइन है, इसमें तनिक संदेह ना है कि जिस एक व्यक्ति ने उस पर्याय को समझा, उस व्यवस्था को सुना है, उसके साथ मिल करके उसको समझ करके आगे बढ़ा है, उस व्यक्ति को खींचने वाले रास्तों में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन डगाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, हराने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये पर्याय है, ये कारवां है, एक के बाद एक बढ़ता चला जाएगा। बहरहाल
यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, जनगणना 2011। आज जनगणना 2011 की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षरता हमारे यहां पर देखने को मिल जाती है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होगा, तो ये खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यूपी के अंतर्गत अभी हमने साक्षरता की जब बात की तो साक्षरता के रूप में हमने किसके बारे में चर्चा किया कि हमारी यूपी में साक्षरता जो है वो 67% साक्षरता है। और 67% साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन बिंदु की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा, न्यूनतम साक्षरता कहां से समित है, तो न्यूनतम साक्षरता आपके श्रावस्ती से देखने को मिल जाता है। श्रावस्ती के ही मानक को आधारित करते हुए अगर हमने यहाँ पे पुरुष और महिला के बारे में चर्चा किया तो पुरुष साक्षरता कितनी थी, तो हमने बार बार बताया कि इसी में 10 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 77%। 77% हमारे यहाँ पर पुरुष साक्षरता है। और पुरुष साक्षरता की जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर जिले में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग, और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में क्या होता है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको देख मिलते हैं। पुनः यहीं पर अगर देखा जाए तो फिर बात आती है महिला साक्षरता। आज महिला साक्षरता की जब बात की जाए तो उसका संदर्भ क्या होगा, तो आप भी जानते हैं महिला साक्षरता आज हमारे यूपी में 57% आपको दिख मिलती है। और इस 57% के आधार पर अगर यूपी की बात की जाए तो आप भी जानते हैं कानपुर नगर जहां पे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, और फिर से आपका क्या होता है, श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको दिख मिलते हैं। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि हमारे यूपी के अंतर्गत अगर हम न्यूनतम साक्षरता के मानक को यहाँ पर निर्धारित करें तो आप देख सकते हैं कि श्रावस्ती और फिर आपका श्रावस्ती और फिर आपका श्रावस्ती, और इसी कारण से हम देख पा रहे हैं कि हर एक मामले में जब श्रावस्ती आपका क्या है, न्यूनतम मानक रखता है, तो इसी कारण से यही श्रावस्ती क्या होगा, हमारे यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता के रूप में देखने को मिल जाएगा। और इसी कारण से तो अभी हमने बताया कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान की जब बात की जाए तो स्कूल चलो अभियान 2.0 की शुरुआत करी गई। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका मानक क्या था, कोविड के कारण बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इसी कारण से अब हमने बच्चों को क्या कहा कि फिर से भैया स्कूल को ज्वाइन करिए, उसके लिए क्या करिए, आप इस योजना का नाम ध्यान रखिएगा। तो ये किसके द्वारा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाए तो उनके द्वारा आपके श्रावस्ती जिले से इसे चालू किया गया था। क्लियर। आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की जब बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत अधिक रही है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की जब बात की जाए तो ये राष्ट्रीय औसत से क्या रही, अधिक रही। अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु का मानक हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का जो एक मानक है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका मानक किस एक वर्ष में सबसे अधिक रहा, राष्ट्रीय औसत की जब बात की जाए तो उससे भी अधिक आपको देखने को मिल जाता है। यह यूपीपीसीएस परीक्षा मेंस 2009 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हाँ रजनीश तिवारी जी, बिल्कुल सहना सत्य है आपका। स्कूल चलो अभियान जो चालू हुआ था वो 3-4 में चालू हुआ था, लेकिन बाद में कोरोना काल, आप भी जानते हैं कोरोना काल में जब से डिजिटल शिक्षा का एक आधार आया तब से बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक नई संकल्पना हमें दिख मिलती है, खास करके कब, आपके यहाँ पर। तो बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें संबंधित देखने को मिलता है, सचिन जी, बिल्कुल आपका स्वागत है, जय भीम। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और साझा भी करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। और चैनल पे अगर नए हैं तो विशुद्ध रूप से आपसे अभी निवेदन है, अभी आपसे आग्रह है, एक बड़े भाई का आदेश भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी क्लासेज हैं सम्मिलित रूप से अब आपको यहीं पर देख मिलेंगी। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय औसत को लेकर के। आज राष्ट्रीय औसत की जब बात की जाए तो इसका मानक कितना हो जाएगा, तो ये खास ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर खास करके 1971 से 81 के दशक की जब बात की जाए तो उस टाइम पे जनसंख्या वृद्धि जो थी वो राष्ट्रीय औसत से भी आपकी क्या थी, अधिक थी। तो इसी कारण से ध्यान रखिएगा 1971 से 1981 के बीच में, क्योंकि आप भी जानते हैं जनसंख्या जो काउंट की जाती है वो कब होती है, 10 साल के अंतराल पे करी जाती है। और चूंकि 10 साल की वृद्धि के ही कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नाम भी दे देते हैं, खासा आपने सुना होगा दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि की जब बात की जाए, चूंकि 10 साल में ये वृद्धि होती है, इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि के रूप में भी जानते हैं। बस एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर महान विभाजक वर्ष के रूप में। तो महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष की जब बात की जाए तो इसका नाम आपने सुना होगा, खासा हमारे यहाँ पर 1921 को कहा जाता है। 1921 का समय काल आप भी जानते हैं, 1921 से 31 का जो समय काल था, उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का लोकेशन वहां पे भयंकर अकाल पड़ा था।
तो अकाल पड़ने की वजह से क्या हो गई थी, बड़ी जनसंख्या काल के गाल में समा गई थी। तो जनसंख्या में ग्रोथ रेट कहां से बढ़ेगा भाई, लोग मर रहे हैं, बच्चे नवजात शिशु मर रहे हैं। तो इस कारण से हम देखते हैं कि महान विभाजक वर्ष की संज्ञा इसे दी जाती है। इवन आपने 1961 के बारे में सुना होगा, खास करके 1961 से लेकर के 1971, अगर इसकी बात की जाए तो इस टाइम पे हमने क्या देखा है, जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर भी देखा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, न्यूनतम मतलब आप कह सकते हो जहां पे जनसंख्या में निगेटिव वृद्धि दर की जब बात की जाए तो ये भी आपको सुनने में आता है। क्योंकि जनसंख्या में जहां हम देखते हैं, जैसे हम 100 रुपया कहीं पे जमा करते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि हमें 100 का क्या हो, 105, 110, 120 प्राप्त हो। लेकिन अब आप समझिए कि 100 की जगह हमें 95 मिला, 90 मिला, तो हमारा घाटा हो गया। तो यही जनसंख्या 10 साल में बढ़नी चाहिए थी। मान लेते हैं 100 लोग हमारे यहाँ पे तो अगले वर्ष में 102, 105 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जनसंख्या घट गई। कितनी हो गई आपके, 92, 95 के करीब आपको दिख मिल जाती है। तो 1961 से 71 का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पर एक अभियोजन भी चलाया गया था, अगर हम थोड़ा सा उसे रिकॉल कर पा रहे हैं। नसबंदी प्रोग्राम वगैरह की जब बात की जाए तो ये इस टाइम पे भारत में बड़े लेवल पे चली थी। तो इस कारण से थोड़ा सा इसका अभाव आपको मिलता है। और इस टाइम पे कई सारे युद्ध वगैरह भी आपके आयोजित किए गए थे, तो उसी सारे संदर्भों का प्रभाव, इवन आप कह सकते हो 64 वगैरह का समय तो हमारे यहाँ पर भयंकर अकाल वगैरह का भी समय था। तो इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जनसंख्या की न्यूनतम वृद्धि कब आपको देख मिलेगी, जब कोई कारण होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई कारण अगर हमारे यहाँ पर होगा तभी उस दशा में क्या होगा, यहाँ पर आपके जनसंख्या में वृद्धि में डाउन देख मिलेगा। जब व्यक्ति संपन्न होगा तो उस दशा में क्या होगा, सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि जनसंख्या का ग्रोथ मिलेगा। जैसे कोरोना काल में कोई दिक्कतें नहीं थी, खाली लोग घर पे क्या किए, हमारे 2 हमारे 5 यही करते रहे हैं। तो यहां पर जनसंख्या की वृद्धि को खासा ध्यान रखिएगा। 2 बिंदु, महान विभाजक वर्ष 1921 के रूप में और 1961 में न्यूनतम वृद्धि का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और 1981 की जब बात की जाए तो इसका मानक ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी और भारत के परिप्रेक्ष्य में यहां पर इसका नाम प्रमुख रूप से। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला माना जाता है। और इसकी जब बात की जाए तो यूपी आरओ में 2013 में क्या किया गया, यह आपका पूछा गया। खासा अगर देखा जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। बिंदु की जब बात की जाए तो इसका पर्याय हमें देखने को मिलता है। खास करके जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक प्रयोजन जब हम जिले के रूप में नाम लेते हैं तो उसका क्या एक नाम हमें देखने को मिल जाता है। खासा मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या फिर आपके गाजियाबाद में। इस बिंदु की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, यहां जिले की बात की गई है सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा नाम हो जाएगा, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या फिर आपका गाजियाबाद। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी यूपी की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 19,98,12,341 है। और इस जनसंख्या की जब बात की जाए तो जनसंख्या का वैल्यू कितना होता है, 16.51% होता है। और राज्यों की कैटेगरी में क्या होता है, हमारी यूपी का स्थान पहला है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वहां जिले के लिए पूछा गया है। और जिले की जब बात की जाए तो जिले के रूप में नाम ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य होता है, तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में एक जिला होता है जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज आज यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और आप भी जानते हैं यहां पर करीब करीब 60 लाख लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसको याद करने के लिए एक आपको ट्रिक भी हम बार बार बताते हैं, ध्यान रखिएगा। आज भी आप भी, क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सदैव जानते हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़े से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ। तो मान लेते हैं प्रधानमंत्री जी का एक विजिट रहा, वह लखनऊ चले गए और यहीं से क्या हो जाता है, खास करके इस नाम को हम देख पाते हैं। तो प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ से हम इस सूत्र को निकाल पाते हैं और यहां पर देखते हैं किसका नाम, खास करके पा से क्या हो जाएगा हमारा प्रयागराज। तो प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या, प्रयागराज के बाद मां से क्या हो जाएगा, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या, मुरादाबाद के बाद तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या, गाजियाबाद के बाद फिर आज से क्या हो जाएगा आपका आजमगढ़। तो आजमगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या और फिर आपका लखनऊ अंततः आपको देख मिलता है। तो 5 जिले आपको टॉप लेवल के पता होना चाहिए कि कहां कहां पर क्या होता है, खास करके हमारे जिले जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुरादाबाद में है, उसके बाद आपका गाजियाबाद में है, उसके बाद आपके आजमगढ़ में है, उसके बाद आपके लखनऊ में है। तो इन सारे बिंदुओं को खासा ध्यान रखिएगा। क्लियर। बिंदु की जब बात की जाए तो यहां पर क्या होता है, प्रयागराज में आज सबसे ज्यादा क्या होती है, जनसंख्या हमारी यूपी की निवास करती है। अच्छा, जैसे ये प्रयागराज में सबसे ज्यादा की बात की,
मोहित वर्मा करें सर, आप बहुत दिन बाद मिले हो। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत दिन बाद आए हो, हम रेगुलर उपस्थित होते हैं। रोज रात 9 बजे आपको क्लास देने के लिए हम प्रति दिवस आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब आपका चैनल बदल गया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बार बार आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आप कह रहे हो कि आप बहुत दिन बाद मिले हैं, यही सबके साथ है। थोड़ा सा छोटा चैनल है ना, तो इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर देंगे ना, उनके साथ साझा कर देंगे, तो उन्हें भी पता चल जाएगी कि आपकी क्लासेज नहीं बंद हुई हैं, बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म व्यवस्थित रूप से अपना है, आपका है। इसी के माध्यम से हम आपके बीच क्या होते रहेंगे, उपस्थित होते रहेंगे, अन्यथा कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात करें, यहां पर हम सबसे ज्यादा की बात की, तो इसी तर्ज पर एक नाम ध्यान रखिएगा। हमारे यहां पर बात आती है सबसे कम। अब सबसे कम या न्यूनतम कहां पे निवास करते हैं, तो न्यूनतम का नाम ध्यान रखिएगा। आपने कई बार सुना होगा हमारे यूपी में महोबा। ठीक है, तो महोबा नाम के जिले की जब बात की जाए, तो महोबा नाम का जो जिला होता है, वहां पर क्या होता है, सबसे कम क्या हो जाती है, आपकी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अमित शुक्ला जी, क्लियर, हमारे ही नाम से संबंधित है, अच्छी बात है। चलिए, अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए भी एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, जो आपके न्यूनतम जनसंख्या के मानक को निर्धारित करता है। क्या कहा जाता है, खासा ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर एक नाम आता है, एक नाम है कि मैं हारा चित्र बनाकर किसके साथ, श्रद्धा, मैं हारा चित्र बनाकर श्रद्धा ललित के साथ। ठीक है, आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं हारा चित्र बनाकर श्रद्धा ललित के साथ। आप कहेंगे इसका मतलब क्या, मान लेते हैं कि दो हमारे बच्चे हैं, मतलब दो हमारे सहयोगी हैं जिनके साथ हम निवास करते हैं। तो उन दोनों लोगों की प्रवृत्ति इतनी है कि हमेशा परेशान करना। तो संयोग से हम एक पेंटिंग कर रहे थे और उसमें एक श्रद्धा थे, एक ललित थे। उन्होंने इतना तंग कर दिया कि हम चित्र बनाने में ही परेशान हो गए। तो उसी को कहा जा रहा है कि मैं हारा चित्र बनाकर श्रद्धा ललित के साथ। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका मानक क्या होगा, तो खासा ध्यान रखिएगा। पहला शब्द है माँ से क्या हो जाएगा, महोबा। महोबा के बाद हा से क्या हो जाएगा, हमीरपुर के बाद चित्र से क्या हो जाएगा, चित्रकूट के बाद श्रद्धा मतलब आपकी श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद ललित अर्थात ललितपुर। तो ये भी खासा ध्यान रखिएगा। ये दो जिले आपको कई बार कंफ्यूजन भी करते हैं, लेकिन इन दो जिलों को खासा याद भी रखिएगा, खास जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके रूप में हो गया, ये प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो होता है मैं हारा आपके चित्र बनाकर श्रद्धा ललित के साथ। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। बिंदु की जब बात की जाए तो यहां पर प्रयागराज का नाम विशेष ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये जो महिलाओं की आबादी है, यह कुल आबादी की लगभग कितनी है। आज यूपी की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें देखने को मिल जाता है। बिंदु के रूप में देखा जाए तो यूपी पीसीएस परीक्षा 2013 में यह क्वेश्चन सीधे आपसे पूछा गया था। यूपी पुलिस के लिए कब पढ़ाएंगे, गुरु रोज पढ़ाते हैं, रात के 9 बजे आपकी क्लासेज होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया है कि आज का सेशन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम थ्योरी के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट होंगे। हम बार बार करें कि इस चैनल के माध्यम से हमारी पूरी जरूरत है कि यूपी पुलिस हो चाहे आरओ हो, जूनियर असिस्टेंट का जो 20 नंबर ऐड हुआ है या कंप्यूटर ऑपरेटर का 20 नंबर ऐड हुआ है, उन सबके लिए जो यूपी का एक डर है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, पिछले 4 साल का जो एक एक्सपीरियंस है उसको हम आपके साथ यहां पर साझा करेंगे बिना किसी दबाव के। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि प्रैक्टिस सेशन आपका चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा थ्योरी भी आपको मिलता रहे। तो पहली थ्योरी की क्लास आज आपकी होने वाली है रात के 9 बजे से, जरूर जुड़िएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको यहीं पर सारी चीजें एकाग्रचित्त रूप से प्राप्त होंगी। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात करें, महिला आबादी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य। सबसे पहला बिंदु ध्यान रखिएगा कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य नाम की जब बात की जाए तो नाम किससे संबंधित है, तो नाम संबंधित है कि 19,98,12,341 क्या है, ये पूरी संख्या आपको देखने को मिल जाती है। और इस यूपी के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो कुल जनसंख्या के मामले में हमारी जो जनसंख्या होती है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ होता है 16.51%। और 16.51% के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि हमारा स्थान क्या है, हमारा स्थान है पहला। इस पहले स्थान को ध्यान रखिएगा।
अब बिंदु की जब बात की जाए तो यहां पे ध्यान रखिएगा, चूंकि जनसंख्या के मानक को आप सदैव जानते हैं, दो बिंदु होते हैं, एक होती है पुरुष और एक होता है महिला। हमारे यहाँ पर अगर लिंग की बात करें, सेक्स की बात करें, जेंडर की बात करें, तो पुरुष और महिला ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं। अब पुरुष और महिला के आधार पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमारे भारत की जो एक प्रवृत्ति है वो पुरुष सत्ता नामक संकल्पना होती है, और इस कारण से 52% पुरुष हमारे यहाँ पर सदैव देख मिलते हैं। महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम होती है, इस कारण से इनकी संख्या जो है आज हमारे यूपी के अंदर 48% है। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा कि हमारे यूपी के अंदर महिलाओं की संख्या 48% है। अच्छा, एक क्वेश्चन यही से आपसे पूछ सकता है कि बताइएगा कि हमारे यूपी में सर्वाधिक पुरुष कहां पर निवास करते हैं, तो सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला कहां पर निवास करती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में। अच्छा, जब मम्मी पापा प्रयागराज में रहेंगे तो लड़का लोग का गाजियाबाद रहेंगे? नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। लड़का लोग भी कहाँ रहेंगे? बच्चों की जब बात की जाए तो बच्चे भी आपके इसी प्रयागराज में रहेंगे। तो जिस तरीके से मम्मी और पापा आपके प्रयागराज में सबसे ज्यादा हैं, उसी तरीके से लड़का लोगों की भी संख्या क्या है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा है। तो इस मानक को ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में सबसे ज्यादा पुरुष प्रयागराज में रहते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में रहती है, सबसे ज्यादा महिला प्रयागराज में रहती है, और सबसे ज्यादा बच्चे आपके प्रयागराज में रहते हैं। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा गांव में रहने वाली जनसंख्या वो कहां पे रहती है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपके प्रयागराज में रहती है। क्लियर? आगे की बात करते हैं। एक नाम आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस आंकड़े के आधार पे क्या करिए, कुछ बातों को बताइए। आंकड़ों में जो बात कही गई है, बताया गया है, क्या एक बिंदु यहां पर सही सुमेलित नहीं है। आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम विशेषता है। अमित शुक्ला कह रहे हैं यूपी करंट भी करा दीजिए। अरे गुरु, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। इतना सा विश्वास करते हैं, इतना सा हम आप पे इतना विश्वास करते हैं, और तभी आप जानते ना कि दुनिया के जितने भी लाश लश्कर थे, सबको त्याग करके एक छोटे से प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी, क्योंकि हमारे मंतव्य में एक पैशन आ चुका था, हमें आपके साथ कनेक्ट रहना है, और उसके लिए बीच में कोई बाधा आती है तो हमें उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना, ठीक है। तो जब हम इतने बड़े त्याग को आपके साथ रख सकते हैं केवल आप सबसे कनेक्ट होने के लिए, तो आप कैसे भूल सकते हैं कि आपकी सारी सुविधाओं का ध्यान न रखेंगे। आपकी जितनी भी जरूरत है ना, इतनी सी भी जरूरत है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, हर एक क्रम को यहाँ पे पूरा करेंगे। आखिर क्या जरूरत थी, हम बार बार करें कि थेरी सेशन आपको यहाँ पर हम यूट्यूब के माध्यम से देंगे, प्रैक्टिस सेशन आपको रात के 9 बजे मिलता ही मिलता है, 6 बजे अलग से आपके आरओ के लिए हमने यहाँ पे क्लास चालू कर दी है। आपका यूपीजी के 6 बजे वाला जो चल रहा है वो आरओ के लिए है। फिर आप कह सकते हो 5 बजे अभी हमने बताया कि आपके जीके जीएस का भी सेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आपके जीके जीएस का भी डर खत्म हो जाए। दिन दिन करके हम चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आपके मन में जो एक संशय है परीक्षा को लेकर के या परीक्षा से संबंधित भ्रामक डर को लेकर के, उन सबको खत्म किया जाए और एक विशुद्ध तैयारी ऐसी की जाए जिसका शुद्ध मानक क्या हो, आपकी पूरे परीक्षा को निर्धारित करता हो। बाकी इधर उधर की बातें तो चलती ही रहती हैं, तो आप परेशान मत होइए। चाहे यूपी का करंट अफेयर हो, चाहे यूपी का थ्योरी हो, चाहे यूपी की हिस्ट्री हो, चाहे यूपी का भूगोल हो, चाहे यूपी की कृषि हो, सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी, बस परेशान मत होइए, ठीक है। नेहा शुक्ला, अच्छा अच्छी बात है। चैनल पे नए हैं तो इस चीज़ को जरूर करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, ताकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए। हम इस चीज़ को बार बार फोर्स इस कारण से करें क्योंकि आप जैसे बोलते ना कि बहुत दिन ढूंढे नहीं मिला, ये हुआ वह हुआ, तो यही संदर्भ है कि कम से कम उन लोगों को भी क्या हो, एक सूचना प्राप्त हो जाए। ना आए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक बार सूचना मिल जाएगी ना, तो बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, कम से कम उनको एक विशेष क्या हो जाए, क्रम प्राप्त हो जाए। बहरहाल, अगर हम यहाँ पे आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों को आधार करते हुए ये खासा ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसकी जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा कि देश की जनसंख्या में उत्तर देश की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। 18.5% है देश की जनसंख्या में यूपी का परसेंटेज। फिर कहा जा रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ का घनत्व क्या है, 829 है। फिर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना का जो एक दशाब्दी में प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है, वो आपको 20.23% है। और महिला साक्षरता की जब बात की जाए तो ये कितनी है, ये 57.18% है। तो इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित होगा, ये नाम संबंधित हमें देख मिलता है कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या के आंकड़ों को आधारित करते हुए इसका क्या बिंदु होगा। तो आप भी जानते हैं कि महिला साक्षरता हम कई बार आपके क्वेश्चन के माध्यम से दे दिए, कितना नाम होगा। तो खासा यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसको आधारित करते हुए हमारे यहां पर देखा जाए। रजनीश तिवारी कह रहे हैं आप गलती किए, टेलीग्राम बना लिए थे अच्छा, देखो यार क्या ही बताएं, अब इस बात पे एक ही चीज हमें आती है ना कि अगर हम इतने चालाक होते हैं ना तो फिर दिक्कतें क्या होती है, क्योंकि हमारी संकल्पना जो है ना वो डाउन टू अर्थ है,
और हमें लगता है कि जैसे हम हैं सामने वाला भी वैसे है। लेकिन चालाकी तो जब आप बाहर निकलते हैं तब ना समझ में आती है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितने चालाक लोग हैं। तो ठीक है, बाकी बातों को हम बिसारते हैं, उन चीज़ों पे तनिक ध्यान ना देते हैं। वो एक पास्ट था, उससे हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, तो हम कभी भी उसे बुरा तो कह ना सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, एक शुरुआत हमने की है ना, अब यहाँ से हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और शायद इसी कारण से हमने किसी का साथ ना लेते हुए अपने ऊपर केवल विश्वास किया है, क्योंकि हमारे अंदर ना चालाकी है ना हमें चालाकी आती है। जितनी चीज़ें आती हैं उतना आपके साथ खुला व्यवहार है, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। अब धीरे धीरे चीज़ें अपने आप में व्यवस्थित होती चली जाएंगी। महिला साक्षरता कितनी है, तो ये आपको 57% आपको दिख मिलती है। पुनः यहीं पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की दशाब्दी में जो दशकीय वृद्धि आपको दिख मिलता है वह कितना होता है, तो ये आपको दिख मिलता है 20.23%। फिर आप कह सकते हो प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा। घनत्व की जब बात की जाए तो ये होती है 829। तो 829 की जब बात की जाए तो इसका नाम खासा ध्यान रखिएगा। 829 की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो परिपेज की जब बात की जाए तो यहां पर किसका नाम होगा, यहां पे संबंधित होगा देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज की जब बात की जाए तो परसेंटेज का नाम क्या होगा, आप भी अभी बार बार सुन रहे हैं कि 16.51%। कितना, 16.51% की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाती है, पहले नंबर पे आपको दिख मिलती है। तो आज यूपी की जो संख्या है अगर इसकी बात की जाए तो ये कितनी होती है, 18.5 ना होकर के ये 16.51% के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये चैनल मत छोड़ना, अरे गुरु ये अपना चैनल है, ठीक है। नाम नहीं देख रहे हो, जीके जीएस बाई अमित पांडे, यहाँ पे किसी का टैग नहीं लगा है, ना किसी की बपौती है। ये आप लोगों का प्यार है, जहाँ पे हमने शुरू में ही पहले दिवस से शुरू किया 1 सब्सक्राइबर से आज हम 1000 तक पहुंच चुके हैं। ये कारवां चलता रहेगा, परेशान मत हुइए, अब कहीं नहीं जाने वाले। अगर कहीं जाना होता ना तो आपको पहले बताते, ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। दुनिया की सारी चीज़ों को हमने त्याग दिया है, अब केवल एक ही माध्यम है, वह ये है। और जहाँ पे हम बार बार एक ही चीज़ को रेखांकित करते हैं कि शुरू मजबूरी में किया था लेकिन मज़ा आ रहा है, तो इस चीज़ को अब कभी ना छोड़ने वाले हैं। और शायद इसी कारण से अपने इस प्लेटफॉर्म को चालू किया है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है। आप बिल्कुल इतना विश्वास बना के रखिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित जनसंख्या के अंतर्गत जिलों की जब बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। सबसे कम संख्या हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, और ये नाम संबंधित किससे होता है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा या फिर आपके ललितपुर के रूप में, ठीक है। बिंदु की जब बात की जाए तो यूपी के लोअर पीसीएस परीक्षा में 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। बिल्कुल रजनीश तिवारी, अमित शुक्ला जी, आप लोगों का ही तो विश्वास है, ठीक है, परेशान मत होइए। हमने इस संकल्पना को जब शुरू किया है तो इसी चीज़ को लेकर के ही हम आपसे जुड़ते रहते हैं हमेशा, और बताते रहते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं आने वाली। चाहे एक व्यक्ति होगा, चाहे 1 लाख होगा, हर एक व्यक्तियों के लिए पूरी संकल्पनाएं एक व्यवस्था क्रम में आपको देख मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सबसे कम आपको दिख मिलती है। तो देखिए सबसे पहली बात अभी हमने बताया प्रयागराज की जनसंख्या क्या है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। लेकिन उसी के साथ एक सूत्र आपको बताया था, क्या सूत्र था, पुनः याद करिएगा, यहाँ पे पूरा जगह है, लिख लेते हैं कि मैं हारा चित्र बनाकर श्रद्धा ललित के साथ, क्या था, श्रद्धा ललित के साथ, यही तो सूत्र था। और इसी से हम अपने बिंदु को क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं कि मैं से क्या हो जाएगा, महोबा, महोबा में सबसे कम लोग, हारा अर्थात हमीरपुर, आज हमीरपुर की जब बात की जाए तो हमीरपुर में सबसे कम लोग निवास करते हैं। फिर चित्त से क्या हो जाएगा, चित्रकूट, तो चित्रकूट नाम ध्यान रखिएगा। चित्रकूट के बाद श्रद्धा अर्थात श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा ललित अर्थात क्या हो जाएगा, ललितपुर। तो आज ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर की धरती को ध्यान रखिएगा, जहां पर हम देख पाते हैं कि सबसे कम क्या होती है, संख्या निवास करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे चूंकि महोबा है तो इसी महोबा की धरती को खासा ध्यान रखिएगा, जहां पे सबसे कम लोग आपके निवास करते हैं। वैसे महोबा की धरती काफी फेमस है सजर गौर पत्थर के लिए, अभी लास्ट टाइम आपने सुना भी होगा, इसको क्या किया गया था, जीआई टैग वगैरह भी प्राप्त हो चुका है। तो जीआई टैग की जब बात की जाए तो जीआई टैग के लिए खासा ध्यान रखिएगा महोबा का नाम। वैसे महोबा में आप भी जानते हैं पान का विशेष महत्व है, और पान की जब बात की जाए तो पान प्रशिक्षण संस्थान भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आल्हा उदल के बारे में आपने सुना होगा, तो आल्हा उदल का भी संबंध क्या है, यह आपके इसी महोबा की धरती से आपको दिख मिलता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ नाम ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में पुरुषों का जीवन प्रत्याशा क्या है।
पुरुषों का जीवन प्रत्याशा क्या होता है। अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि यूपी पुलिस जीके जीएस स्पेशल, हाँ बिल्कुल, उसके बारे में हमने आपको बता दिया कि कल शाम 5 बजे से क्या होगा, 5 बजे से आपको एक जीके जीएस की क्लास आपको देख मिल जाएगी। ठीक है, तो जीके जीएस आधारित ध्यान रखिएगा। 6 बजे आप जानते हैं आरओ यारो आधारित आपकी क्लास होती है, ये आरओ यारो आधारित यूपी जीके होता है। साथ ही साथ 9 बजे आपका क्या होता है, 9 बजे आपका यूपी जीके होता ही होता है। ठीक है, तो ये 3 क्लासेज आपको देख मिल जाएंगी। यहाँ पे आप पुलिस को भी टारगेट कर सकते हैं और पुलिस के अलावा आप कह सकते हो कि यहाँ पर आरओ यारो को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस तो भाई सबके लिए समान है, उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, वहाँ पे तो सारी चीजें लगभग क्रम में आती हैं। तो सबका स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो 5 बजे जीके जीएस ध्यान रखिएगा, 6 बजे आरओ यारो के लिए स्पेशल यूपी जीके, और 9 बजे आपका यूपी जीके जो आपका कांस्टेबल वगैरह के लिए आधारित होता है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे बिंदु की जब बात की जाए तो आपने सदैव देखा होगा किसके बारे में, 9 बजे वाली क्लास। तो आज के 9 बजे वाली क्लास विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के 9 बजे वाली क्लास जो है वो थ्योरी ऊपर आधारित है, तो इस कारण से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिंदु की हम बात करें कि पुरुषों का जीवन प्रत्याशा क्या है। पवन कुमार कह रहे हैं बनाए, बोलिए क्या बोले बताएं। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात करें, पुरुषों का जीवन प्रत्याशा हमें देखने को मिल जाता है। तो पुरुषों के जीवन प्रत्याशा की जब बात की जाए तो आज हमारी यूपी में इनकी संख्या क्या हो जाती है, तो खासा ध्यान रखिएगा, आज पुरुषों की संख्या के अनुसार हम देख पाते हैं कि हमारे यहाँ पर औसत जीवन काल की जब बात की जाए तो 62.5 साल ये हमारे यहाँ पर इनकी संख्या देख मिलती है। औसत मतलब आप कह सकते हो, सामान्यतः आपने देखा होगा कि पुरुषों की जो डेथ होती है, तो डेथ आने ब्रिज कब हो रही है, 55 साल के बाद लोगों की डेथ होती है। 55, कोई 60 साल पे, कोई 80 साल पे, कोई 82 साल पे मर जाता है। तो यही मरने की जो एक डेथ रेट है, अगर उसके हम औसत की बात करें तो औसतन हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि 60 वर्ष के बाद क्या होता है, लोगों की डेथ हो जाती है। पुराने समय में क्या था, पुराने समय में लोग 80-80 साल 100-100 साल तक जीते थे, लेकिन अब तो 60 साल के बाद ही लोगों की डेथ हो जा रही है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, किसके रूप में कहा जा रहा है कि भारत में राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का क्या एक स्थान है। यूपी आरओ की जब बात की जाए तो प्री परीक्षा में 2016 में एक क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। गोपाल सिंह अच्छी बात है, फीमेल की ज्यादा हो गई है अच्छा खून चूस रही है का तुम्हारा, ऐसी बात नहीं है, सबकी औसत जीवन काल बढ़े, भगवान से यही दुआ होती है। अब तो लेकिन थोड़ा सा वृद्धि कह सकते हो कि जब से हमारे यहाँ पर दवा वगैरह का प्रचलन हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई हैं, तब से जरूर आपको देख मिलता है। लेकिन बीच में कई सारी बीमारियों वगैरह का क्रम, जैसे कैंसर हो गया या टीबी के मरीज हो गए या एड्स जैसी बीमारियां, कोरोना जैसी बीमारियां, तो देखिए दवाओं का तो हमने क्रम चालू कर लिया, अच्छी बात है, हम स्वास्थ्य सुविधाएं को ले पाते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उससे भी डेथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आजकल का जो खाना पीना है वो भी आप जानते हैं कि पुराने समय में जो चीज़ हम खाते पीते थे कितना शुद्ध होता था, कितना पौष्टिक होता था। आज जितनी भी चीज़ों को हम खाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि यह शुद्ध है कि फिर पॉस्चराइज है। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो क्षेत्रफल के परिपेक्ष क्या नाम होगा, तो क्षेत्रफल के नाम पे खासा ध्यान रखिएगा, यूपी का स्थान चौथा आता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारी यूपी का क्षेत्रफल है। और इस वर्ग किलोमीटर आधार पे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर आपने सदैव सुना होगा 7.33% क्षेत्रफल रख करके हमारे यूपी क्या करता है, पहला स्थान नहीं चौथा स्थान रखता है। बाकी अगर बिंदु की बात की जाए तो बाकी कौन से आते हैं, तो बाकी के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। आपने सदैव सुना होगा भगवान राम के बारे में बताया जाता है कि राम महान है, बिल्कुल सत्य बात है, राम महान है तभी तो आज उनका राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, खासा आप भी जानते हैं पहले स्थान पे कौन आएगा, राजस्थान, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे खास करके महाराष्ट्र। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे हमारा क्या है, यूपी आपको देख मिलता है। कितना क्षेत्रफल है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और खास करके 7.33% का क्षेत्रफल रख करके यह अपने आप में देख मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है चूंकि यूपी में 75 जिले हैं, तो आपसे पूछ ले कि यूपी का सबसे बड़ा छोटा जिला कौन सा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, खीर पूड़ी के रूप में। तो अक्सर आपके घरों में तो खीर पूड़ी बनती है ना, इसी टिक को याद रखिएगा। इस टिक के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर जब खीर पूड़ी घरों में बनती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और हमारी यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है। खीर का मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ पर खासा ध्यान रखिएगा, एक नाम आता है जिसको हम नाम देते हैं लखीमपुर खीरी। खीरी यहाँ पे क्या लगा है, खीरी, खीर
लखीमपुर खीरी हमारी यूपी का सबसे बड़ा जिला होता है, 768 अर्थात 7680 वर्ग किलोमीटर की जब बात की जाए तो ये इसका पूरा पूरा क्षेत्रफल है। हापुड़, खासा ध्यान रखिएगा, हापुड़, हापुड़ की जब बात की जाए तो यह यूपी का सबसे छोटा जिला होता है। कितना क्षेत्रफल है? 660 वर्ग किलोमीटर, ये आपका यूपी का सबसे छोटा जिला है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, यूपी का सबसे लंबा जिला मतलब सबसे बड़ा जिला और यूपी का सबसे छोटा जिला। तो इन सारे संदर्भों को विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग क्रम में जुड़ते रहें, आप सबसे बहुत बहुत मिलकर के अच्छा लगता है। ठीक है, आज के पर्याय को, आज के विषय संकल्पना को हम यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और पुनः आपसे 9 बजे वाली क्लास में मुलाकात होगी जहां पर हम देखेंगे आज के थ्योरी वाले सेशन को लेकर के। ठीक है, चलेगा। अच्छी संकल्पनाओं को लेकर के आज के बिंदु को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अभी थोड़ी सी एक सूचना आपके साथ साझा करनी है। बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं। एक बच्चे ने मैसेज किया कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो हमने सोचा क्यों ना सबके साथ बता दिया जाए आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। हमने देखा है फेसबुक वगैरह के माध्यम से, वहाँ पे पूछ रहे हैं कि निवास कब का लगेगा, जाति कब का लगेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो हमने सोचा सम्मिलित रूप से आपको ये बात बता ही दी जाए कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इस परीक्षा के अंदर फॉर्म भरते समय आपको देने हैं। ठीक है, तो चलिएगा अभी उसके ऊपर बात कर लेते हैं और रात के 9 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी, खास करके थ्योरी वाले सेशन में। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी वह आपको यहीं पर प्राप्त होंगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।